उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सीपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं नेक्स्ट एपिसोड पे और आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर 9 पे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 8 तक के सभी रूल्स को बारीकी से समझा सरल भाषा में। उन सभी ऑर्डर्स का लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को देखिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि सीपीसी के ऑर्डर्स के पोर्शन को कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस ऑर्डर्स के जो रूल्स हैं जिससे सवाल बनता है वो क्या है, ये भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उन सभी ऑर्डर्स में जो कोर रूल्स होता है उस सभी कोर रूल्स को मैंने मेंशन किया है, मैंने बताया है। और इन सभी ऑर्डर्स के लेक्चर को देखने से पहले आप जरूर एपिसोड फर्स्ट देखिए सीपीसी के सीरीज का। इसलिए देखिए क्योंकि अगर आप उस सीरीज को देख लेते हैं, एपिसोड फर्स्ट को सीरीज का, तो आपको सीपीसी को लेके जो भी समस्याएं हैं ऑर्डर पोर्शन के दृष्टिकोण से, ऑर्डर अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको यह समझ नहीं आता है कि ऑर्डर को कैसे पढ़ा जाए, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, अभी इन प्रेजेंट 54 ऑर्डर्स हैं, तो इन इतने सारे ऑर्डर्स को याद करना क्या जरूरी है? क्या जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिससे सवाल बनता है? अगर वो ऑर्डर्स मेरा पकड़ में है तो बाकी सभी ऑर्डर्स ऐसे ही अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। तो वो क्या है आपको एपिसोड फर्स्ट को देखने से समझ में आएगा। तो एपिसोड फर्स्ट को भी जरूर देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो ऑर्डर 1, अब माफ कीजिए ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 का जो संबंध है वो है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। पार्टी अपीयर हो गया तो उसके बाद का अगला प्रोसीजर क्या होगा? पार्टी अपीयर नहीं होता है तो उसके बाद का अगला प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसके संबंध में आपको पढ़ना होता है ऑर्डर 9 को। तो देखते हैं क्या कहता है ऑर्डर 9 का रूल फर्स्ट। रूल स्टार्ट करने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अपने पास बेयर एक्ट सीपीसी का ये टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से आपके माइंड में ये ऑर्डर सेट ही हो जाए और आपको सीपीसी को पढ़ने का भी तरीका समझ में आए। तो रूल 1 कहता है पार्टीज टू अपेयर ऑन डे फिक्स्ड फॉर डिफेंडेंट टू अपेयर एंड आंसर। मतलब रूल 1 कह रहा है कि जो भी डेट तय हुआ, जो भी तारीख तय हुआ है डिफेंडेंट के लिए कि डिफेंडेंट को उस डेट को, उस तारीख को अपेयर होना है और प्लेंटिफ के क्लेम को आंसर करना है, उसी डेट को सभी पार्टी को अपेयर होना होगा। यह कहता है आपको ऑर्डर 9 का रूल 1। आगे बढ़ते हैं। रूल 2 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट। अगर समन सर्व्ड नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ? प्लेंटिफ के फेल्योर के कारण। अब प्लेंटिफ का क्या क्या फेल्योर हुआ है, प्लेंटिफ के द्वारा क्या क्या डिफॉल्ट है प्लेंटिफ का, जिसके कारण सूट यहां पे डिसमिस्ड हो रहा है। तो पहला कि प्लेंटिफ अगर फेल्ड हो जाता है टू पे कॉस्ट, अगर प्लेंटिफ फेल्ड हो जाता है टू पे पोस्टल चार्जेस, अगर प्लेंटिफ फेल्ड हो जाता है सप्लाई करने में प्लेंट का कॉपी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक ग्राउंड पे प्लेंटिफ फेल्ड हुआ, इन तीनों में से किसी भी बातों को फॉलो करने के संबंध में, तो फिर समन सर्व्ड नहीं हुआ डिफेंडेंट को इस कारण से, और रूल 2 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ का सूट डिसमिस्ड हो गया। यह है रूल 2 ऑर्डर 9।
आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 कहता है नाइदर पार्टी अपेयर सूट विल बी डिसमिस्ड। मतलब जो भी डेट फिक्स्ड हुआ फॉर हियरिंग ऑफ द सूट, उस डेट को ना तो प्लेंटिफ और ना ही डिफेंडेंट अपेयर हुआ, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, सूट डिसमिस्ड हो जाएगा। यह है रूल 3। आगे आइए, काफी इंटरेस्टिंग है और बड़े ध्यान से बस लेक्चर को, मेरी बातों को आप सुनिए, इतना ही काफी है ऑर्डर 9 को याद करने के साथ साथ समझने के लिए। रूल 4 कहता है कि जो भी सूट डिसमिस्ड हुआ रूल 2 के अकॉर्डिंग, रूल 3 के अकॉर्डिंग, जिस काउज ऑफ एक्शन पे पहला सूट लाया गया था प्लेंटिफ के द्वारा, उसी काउज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट भी लाया जा सकता है, रूल 4 के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट। दूसरा, कि जो सूट डिसमिस्ड हुआ रूल 2 के अकॉर्डिंग, रूल 3 के अकॉर्डिंग, उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए प्लेंटिफ अप्लाई कर सकता है, और अगर सेट असाइड हुआ डिसमिसल ऑर्डर तो सूट रिस्टोर हो जाएगा। तो यह है आपका रूल 4। यहां पे डिसमिसल ऑर्डर सेट असाइड करने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा प्लेंटिफ को कि वो अपेयर नहीं हुआ तो क्या कारण था, वो कारण सफिशिएंट था या नहीं, इस बात से कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। उसके बाद ही सूट जो उसका डिसमिस्ड हुआ है वो रिस्टोर्ड होगा। तो ये हो गया रूल 4 से इतनी बातों की जानकारी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 5 पे। रूल 5 कहता है सूट यहां भी डिसमिस्ड हो रहा है, डिसमिसल ऑफ सूट यहां भी हो रहा है, लेकिन कब और कैसे? तो कहता है रूल 5 कि समन सर्व्ड नहीं हो पाया डिफेंडेंट को, समन डिफेंडेंट को सर्व्ड नहीं हुआ, वो अनसर्व्ड हुए ही रिटर्न हो गया, और जिस डेट को रिटर्न हुआ उस डेट से प्लेंटिफ को 7 दिन के भीतर फ्रेश समन के लिए अप्लाई करना था, लेकिन प्लेंटिफ ने फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं किया। तो फिर रूल 5 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये तो हो गया जनरल रूल। इसका अपवाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डिफेंडेंट को, माफ कीजिए, कब प्लेंटिफ को और समय दिया जाएगा फ्रेश समन के अप्लाई करने को लेके। 7 दिन से अधिक समय मिल सकता है प्लेंटिफ को, अगर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसको प्लेंटिफ साबित कर देता है। तो वो क्या है? पहला है कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट को इस बातों से सेटिस्फाई कर दे कि उसने पूरा प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी डिफेंडेंट का रेसिडेंस नहीं मिल पाया, और इस कारण से 7 दिन के भीतर समन डिफेंडेंट को सर्व नहीं हो पाया। पहला ग्राउंड। दूसरा, अगर डिफेंडेंट समन के सर्विस को अवॉइड कर रहा है। तीसरा, कि अगर कोई अन्य सफिशिएंट कारण है समन के सर्व्ड नहीं होने का डिफेंडेंट को। इन तीनों में से किसी भी एक ग्राउंड से कोर्ट को अगर प्लेंटिफ सेटिस्फाई कर दे तो उसको और टाइम पीरियड 7 दिन के अलावे भी समय मिलेगा डिफेंडेंट को समन सर्व करने को लेके। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे आगे आते हैं तो एक्सप्लेनेशन करता है कि अगर सूट डिसमिस्ड हो भी गया रूल 5 के अनुसार ऑर्डर 9 का, तो भी उस काउज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट लाया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा। ये एक्सप्लेनेशन है रूल 5 का। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिली रूल 5 से। अब आइए रूल 6 में, और ये इंपॉर्टेंट है रूल 6, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 6 में 3 सर्कमस्टांसेस है। पहले समझिए, बातों को समझिए, और किसी भी बुक को पढ़ने से पहले, किसी भी प्रोविजन को पढ़ने से पहले आप यह समझिए कि वो प्रोविजन कहना क्या चाहता है। अगर आप उसके उद्देश्य को समझ लीजिएगा तो आपका हर प्रोविजन से जुड़ा हुआ जो बात होता है, जो जानकारी होता है, वो क्लियर रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो रूल 6 कहता है प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अपेयर, सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर हुआ, जिस डेट को सूट का हेयरिंग था उस डेट को सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर हुआ है, डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ है। अब 3 सर्कमस्टांसेस। पहला, अगर समन ड्यूली सर्व्ड हो चुका है डिफेंडेंट को, अगर कोर्ट को इस बात से प्लेंटिफ सेटिस्फाई कर देता है तो क्या होगा, कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाएगी, तो वो सूट के एक्सपार्टे प्रोसीडिंग का निर्देश देगी, मतलब सूट एक्सपार्टे प्रोसीड होगा। दूसरा सर्कमस्टांस कि अगर समन डिफेंडेंट को सर्व नहीं हुआ, डिफेंडेंट को समन नहीं मिला, तो क्या होगा, तब कोर्ट प्रोसीड करेगी और निर्देश देगी कि डिफेंडेंट को फ्रेश समन इशू किया जाए। तीसरा सर्कमस्टांस, डिफेंडेंट को समन सर्व्ड तो हुआ बट नॉट इन ड्यू टाइम, कि वह दैट मीन्स डिफेंडेंट अपेयर हो सकता उस डेट को जिस डेट को सूट का सुनवाई था। तब यहां क्या होगा, तीसरे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सूट के हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा फॉर फ्यूचर डे, और उस डेट का नोटिस डिफेंडेंट को कोर्ट दे देगी। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो कहता है रूल 6 का आगे का प्रोविजन, आगे का पैराग्राफ, कि अगर समन सर्व्ड नहीं हो पाया डिफेंडेंट को इन ड्यू टाइम और इसका वजह है प्लेंटिफ का डिफॉल्ट, प्लेंटिफ के डिफॉल्ट के कारण नहीं सर्व हुआ समन इन ड्यू टाइम टू द डिफेंडेंट, तो यहां पे जो भी कॉस्ट ओकेजन हुआ है, जो भी कॉस्ट आया है पोस्टपोनमेंट को लेके, उसको पे करना होगा प्लेंटिफ को। तो ये है रूल 6 का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 7 पे। रूल 7 कहता है, आगे बढ़ने से पहले, रूल 7 पे आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं अपने हर लेक्चर में बोल रहा हूं, इस लेक्चर में बोलना चाहता हूं। फेसबुक पे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप है और उस ग्रुप में आपको लॉ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जुडिशियल एग्जाम से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो मिलेगी। तो इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, एक बात। दूसरा बात कि फेसबुक पे ही पेज है लॉ इज लाइफ से, उस पेज से भी आप कनेक्ट हो जाइए, आपको वहां पे लॉ से जुड़ा हुआ ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते रहेगा और आप अपने विचारों को, लॉ से जुड़े हुए जो भी विचार आपके हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए फेसबुक पेज से भी जुड़िए और जो ग्रुप है जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से भी जुड़िए। आगे आइए प्रोविजन पे। तो रूल 7 कहता है कि अगर डिफेंडेंट अपेयर हो गया ऑन द डे ऑफ एडजॉर्न्ड हियरिंग एंड असाइन गुड काउज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपेयरेंस, मतलब कि रूल 6 के अनुसार जो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का निर्देश दिया गया था, डिफेंडेंट के उपस्थित नहीं होने के कारण, उसके बाद जो भी टाइम तय हुआ फॉर द हियरिंग ऑफ द सूट, उस टाइम पे या उस टाइम के पहले अगर डिफेंडेंट अपेयर हो जाता है और अपने नॉन अपेयरेंस का गुड काउज बताता है और अगर उस काउज से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो फिर डिफेंडेंट को कोर्ट सुनेगी। डिफेंडेंट जो भी आंसर करेगा प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट, उस आंसर को सुनेगी कोर्ट। उस तरीके से ही मानो कि डिफेंडेंट हियरिंग ऑफ द सूट को अपेयर हुआ था और आंसर कर रहा है, कुछ इस प्रकार ही कोर्ट डिफेंडेंट को सुनेगी और यही कहता है आपको रूल 7। आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 8 पे। रूल 8 कहता है प्रोसीजर वेयर ओनली डिफेंडेंट अपेयर, मतलब कि जो भी डेट तय हुआ फॉर हियरिंग ऑफ द सूट, उस डेट को सिर्फ डिफेंडेंट अपेयर हुआ है, प्लेंटिफ अपेयर नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट यहां क्या करेगी, प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस्ड कर देगी, खारिज कर देगी।
लेकिन कब नहीं करेगी ऐसा ये भी आप जानिए। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है तो फिर रूल 8 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ की अपेयर नहीं होने के बावजूद भी कोर्ट प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस्ड नहीं करेगी। ये है रूल 8। अब आगे आते हैं रूल 9। रूल 9 पे आने से पहले आप ये समझिए कि किस किस रूल के अनुसार ऑर्डर 9 का सूट को डिसमिस्ड किया जा रहा है। तो वो है रूल 2, रूल 3 और रूल 8 और रूल 5। ये कुछ 4 रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस्ड किया जा रहा है। बस आप इसको ध्यान रखिएगा, जो सर्किल किया गया रूल है वो इंपॉर्टेंट होता है। रूल 9 पे आइए। रूल 9 कहता है कि प्लेंटिफ के उपस्थित नहीं होने के कारण जो प्लेंटिफ का सूट डिसमिस अगर हो गया रूल 8 के अकॉर्डिंग, तो फिर रूल 9 कहता है कि प्लेंटिफ उस कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट नहीं ला सकता है। लेकिन रूल 9 यह भी कहता है कि वो दैट मीन्स प्लेंटिफ जो उसका सूट डिसमिस्ड हुआ है अगर रूल 8 के अकॉर्डिंग, तो उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड करने के संबंध में या सूट के रेस्टोरेशन के संबंध में वो अप्लाई कर सकता है रूल 9 के अकॉर्डिंग। अगर वह कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स प्लेंटिफ कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाई कर दे कि उसके प्रीवियस नॉन अपीयरेंस का कोई उचित कारण था, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर रूल 9 के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसमिसल ऑर्डर को जो सूट के संबंध में पास हुआ है उसको सेट असाइड करेगी और सूट को रिस्टोर करेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल 9 के अकॉर्डिंग भी सूट रिस्टोर हो रहा है और रूल 4 के अकॉर्डिंग भी सूट रिस्टोर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन के दृष्टिकोण से रूल 9 और रूल 4 में क्या अंतर है? तो रूल 4 के अकॉर्डिंग देखिए, प्लेंटिफ को बार नहीं किया गया है फ्रेश सूट दायर करने के संबंध में। रूल 9 में बार किया गया है फ्रेश सूट दायर करने के संबंध में प्लेंटिफ को। रूल 4 के अकॉर्डिंग दूसरा डिफरेंस, रूल 4 के अकॉर्डिंग सूट रिस्टोर करने से पहले नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है अदर पार्टी को, अपोजिट पार्टी को। लेकिन रूल 9 के अकॉर्डिंग सूट रिस्टोर करेगी कोर्ट, उससे पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा। यह है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं आगे की प्रोविजन पे। रूल 10 कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ है और अगर कुछ प्लेंटिफ के एक या कुछ प्लेंटिफ के अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रूल 10 कहता है कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोर्ट सूट के कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। यह है रूल 10। अब आते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट। मतलब कि अगर एक सूट में एक से अधिक डिफेंडेंट हैं और उसमें से एक या कुछ डिफेंडेंट अपेयर नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? तो कहता है कि कोर्ट प्रोसीड कर जाएगी विद द सूट और जो डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ है उस डिफेंडेंट के संबंध में कोर्ट को जो भी उचित आदेश लगेगा वो पास करेगी। ये है रूल 11। अब आते हैं रूल 12 पे। रूल 12 कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज। अगर कोर्ट पार्टी को निर्देश देती है कि उसको स्वशरीर उपस्थित होना है, या पार्टी प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, तो अगर कोर्ट ने स्वशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है पार्टी को, उसके बावजूद भी, कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है इन पर्सन और अपेयर नहीं होने का सफिशिएंट कारण नहीं बताता है, तो फिर ऐसे केस में रूल
12 कहता है कि अगर वो प्लेंटिफ है तो नॉन अपीयरेंस को लेके जो भी प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए, प्लेंटिफ के नॉन अपीयरेंस को लेके जो भी प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए रूल 9 के अकॉर्डिंग, इस केस में वो सभी प्रक्रिया रूल 12 के अनुसार प्लेंटिफ को लेके फॉलो होगा। और डिफेंडेंट अगर नॉन अपेयर हो रहा है और नॉन अपेयरेंस का सफिशिएंट काउज नहीं बता रहा है, तो जो भी प्रोविजन को फॉलो किया जाता है रूल 9 के, माफ कीजिए, ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ नॉन अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, तो वो सभी प्रोविजन यहां पे डिफेंडेंट को लेके लागू होगा। अब फॉर एग्जांपल कि अगर प्लेंटिफ है तो उसके सूट को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, अगर डिफेंडेंट है तो उसका डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाएगा। ये हो गया आपको रूल 12। रूल 13 पे, और ये रूल 13 भी ऑर्डर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 13 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिक्री एक्स पार्टे पास हुआ है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसको सेट असाइड किया जाता है। तो रूल 13 कहता है कि अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री पास हो चुका है तो डिफेंडेंट उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। किस किस ग्राउंड पे? तो पहला ग्राउंड है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे इस बात से कि वो अपेयर नहीं हो पाया था एट दी हियरिंग ऑफ द सूट, इसके पीछे कोई उचित कारण था। क्या कारण था? जो भी कारण बताएगा डिफेंडेंट कोर्ट को, अगर उस कारण से कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी तो एक्स पार्टे डिक्री को सेटिस्फाइड कर देगी। दूसरा ग्राउंड, अगर डिफेंडेंट इस बात से कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि उसको समन सर्व्ड हुआ ही नहीं, तो फिर एक्स पार्टे डिक्री कोर्ट सेटिस्फाइड कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रोविजो फर्स्ट पे, और प्रोविजो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझने के लिए आपको एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा प्रोविजो फर्स्ट को। प्रोविजो फर्स्ट कहता है, बड़े ध्यान से समझिए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई भी ले लेते हैं, और अगर सिर्फ ए अप्लाई किया है, उसके फेवर में जो एक्स पार्टे डिक्री पास हुआ है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन कोर्ट अगर इस बात से सहमत हो रही है कि वो डिक्री अगर सेटिस्फाइड हुआ ए के फेवर में तभी होगा जब वो डिक्री बी सी के फेवर में सेटिस्फाइड हो, या कोर्ट ए के फेवर में डिग्री को सेटिस्फाइड तभी कर सकती है जब वो डिग्री बी सी डी के फेवर में भी सेटिस्फाइड हो। तो ए के फेवर में एक्स पार्टे डिग्री को सेटिस्फाइड करने के लिए कोर्ट को वह डिग्री बी सी या बी सी डी, इन तीनों या इन दोनों के फेवर में भी सेटिस्फाइड करना होगा, तभी जाके ए के फेवर में वो एक्स पार्टे डिग्री सेटिस्फाइड होगा। तो ये तो हो गया प्रोविजो फर्स्ट। अब आते हैं प्रोविजो सेकंड। प्रोविजो सेकंड कहता है कि कोर्ट तब सेटिस्फाइड नहीं करेगी एक्स पार्टे डिक्री को अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि डिफेंडेंट को जानकारी था, नोटिस था, समन था, समन का नोटिस था। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि कब है सूट का हियरिंग, और डिफेंडेंट के पास सफिशिएंट टाइम भी था अपेयर होने का, लेकिन इसके बावजूद भी डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ और तब उसके अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री पास हुआ है। तो ऐसे केस में एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कोर्ट नहीं करेगी। ये हो गया सेकंड प्रोविजो। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर मान लीजिए जो एक्स पार्टे डिक्री पास हुआ है उस एक्स पार्टे डिक्री से अपील होगा, और अपील हुआ भी, और अपील को डिस्पोज ऑफ भी किया गया, लेकिन जिस ग्राउंड पे डिस्पोजल हुआ है अपील का, जो हुआ था एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट, वो ग्राउंड कुछ भी हो लेकिन विथड्रॉल ऑफ अपील नहीं होना चाहिए। अपीलेंट के द्वारा अपील को विथड्रॉ कर लिया गया है, इस ग्राउंड को छोड़ के किसी अन्य ग्राउंड पे अगर अपील का डिस्पोजल हुआ है एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट, उसके बाद अगर डिफेंडेंट ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री, तो उसके एप्लीकेशन को
कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी। तब कहने का यह अर्थ हुआ कि अगर अपील डिस्पोज ऑफ हो चुका है एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट, तो फिर ऑर्डर 9 रूल 13 के अगेंस्ट, ऑर्डर 9 रूल 13 के अनुसार डिफेंडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड सच एक्स पार्टे डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास हुआ है। यह तो हो गया प्रोविजन को लेके कुछ जानकारी। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य जानकारी भी आप ले लीजिए कि एक्स पार्टे डिक्री के लिए जो अप्लाई करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 30 दिन। 30 दिन के भीतर एक्स पार्टे डिक्री पास होने के 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर अप्लाई करना होगा डिफेंडेंट को रूल 13 के अकॉर्डिंग। अगर एक्स पार्टे डिक्री सेटिस्फाइड हो गया तो सर क्या प्रभाव होगा? सूट रिस्टोर्ड हो जाएगा। एक्स पार्टे डिक्री अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो गया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एक्स पार्टे डिक्री पास हो चुका है तो सेट असाइड करने के लिए डिफेंडेंट अप्लाई करेगा ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा क्या क्या रेमेडी है उस एक्स पार्टे डिक्री को लेके डिफेंडेंट के पास? तो वो रेगुलर अपील में भी जा सकता है सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। वो रेगुलर सूट भी दायर कर सकता है इस ग्राउंड पे कि वो एक्स पार्टे डिक्री पास हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, और वह जजमेंट के रिवीजन के लिए भी जा सकता है, जजमेंट के रिव्यू के लिए भी जा सकता है। तो ये कुछ अदर रेमेडीज हैं जो अवेलेबल है डिफेंडेंट को अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री। अब आते हैं अंतिम रूल पे ऑर्डर 9 का, वह है रूल 14। कहता है कोई भी एक्स पार्टे डिक्री सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक नोटिस नहीं दे दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। मतलब रूल 13 के अकॉर्डिंग जो एक्स पार्टे डिक्री सेटिस्फाइड हो रहा था, फॉर एग्जांपल, तो एक्स पार्टे डिक्री सेटिस्फाइड करेगी कोर्ट, उससे पहले क्या होगा? उस एप्लीकेशन का जो फाइल हुआ है एक्स पार्टे डिक्री के सेटिस्फाइड के संबंध में, उसका नोटिस जाएगा प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ को नोटिस देने के बाद ही एक्स पार्टे डिक्री, प्लेंटिफ को सुनने के बाद ही, नोटिस देने का अर्थ यही हो रहा है कि प्लेंटिफ को सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगी कि उस एप्लीकेशन पे सुनवाई होना चाहिए या नहीं। उसके बाद ही रूल 13 का प्रोविजन अप्लाई होगा। तो ये हो गया रूल 14 से जुड़ी हुई जानकारी। अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने ऑर्डर 9 के सभी रूल्स को अच्छे से बारीकी से समझा, और ऑर्डर 9 का जो इंपॉर्टेंट रूल है वो मैंने सर्किल कर दिया है, आप उसे बड़े ध्यान से देखिए और उन रूल्स को ही आप मुख्यतः ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।